हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। हम लोगों का जो सेकंड यूनिट जो हमारी चल रही थी, उस सेकंड यूनिट में हमारा ऐसे तो 3 चैप्टर है, उसमें 2 चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। अब हम लोग इसका थर्ड चैप्टर जो इवोल्यूशन है, वो हम बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा। बाद में उसके वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियो डालूंगा मैं। थर्ड यूनिट भी उसके बाद में पढ़ाऊंगा आपको। उसके कुछ कारण हैं जो हम लोगों ने जहाँ एंड करा है। हमने एंड करा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब आनुवंशिकता का आणविक आधार, जहाँ पर आपको कंप्लीट इस चीज का नॉलेज हो गया है। डीएनए, आरएनए, डीएनए आरएनए की स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस, कैसे जीन एक्सप्रेशन होता है, कैसे जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को कंप्लीट इस चैप्टर में नॉलेज हो गया है। इससे रिलेटेड ही यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी की। वास्तविक रूप से अगर इस सिलेबस को अगर सही डिजाइन किया जाता तो ये जो चौथी यूनिट है इसके जस्ट बाद आना थी, पर चलो ठीक है, लेट्स फॉरगेट इट। वो तो आगे पीछे कभी भी पढ़ लो, तो पढ़ना तो है। तो हम लोग आज से चौथी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। चौथी यूनिट जो है हमारी बायोटेक्नोलॉजी की है, और इस बायोटेक्नोलॉजी की ऐसे बायोटेक्नोलॉजी का जो एरिया है वो इतना कोई, मतलब जो मान के चलना, इट इज जस्ट लाइक ए अनलिमिटेड ओशन, मतलब अथाह सागर है। बट चूंकि अब उतना अपने को पढ़ना नहीं, अपने को जो सिलेबस दे रखा उसको ही हम पढ़ेंगे। तो हमारे इसमें 2 चैप्टर दे रखे हैं बायोटेक्नोलॉजी में, और टोटल ये दोनों चैप्टर हमारे 14 नंबर की मार्किंग है इनकी। मतलब बोर्ड की जो एग्जाम है, जो एनुअल पेपर आएगा आपका बोर्ड का, उसमें 14 नंबर के क्वेश्चन इस यूनिट में से आएंगे। और टोटल हमारे पास इस यूनिट में 2 चैप्टर है, तो इसका मान के चलो कि आप 7-7 नंबर के दोनों चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट चैप्टर में से 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और सेकंड चैप्टर में से 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैं आज आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। वो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत एवं प्रक्रम, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। और इसी का अगला चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये हमें 2 चैप्टर में मिलाकर ये यूनिट है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टोटल आपके 14 नंबर की क्वेश्चन इस यूनिट में से आएंगे। तो हमारा आज से हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम हमारा जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उस चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो सबसे पहले हम लोग जैसे कोई भी यूनिट स्टार्ट करते, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो पहले हम लोग थोरोली इसका मीनिंग पता करते हैं कि वास्तविक रूप से उसका अर्थ क्या है। जब भी हम लोग उसको समझ पाएंगे, और जब भी उसमें से हम छोटे बड़े जो भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा उसका हम लोग आंसर लिख पाएंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी का आज मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझेंगे। बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द है वो 1919 में, इन द ईयर 1919 में, कार्ल एरेकी एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बायोलॉजी के लिए, बायोलॉजी में एक नया ब्रांच को इस्टेब्लिश करा। उस ब्रांच को बोलते बायोटेक्नोलॉजी, मतलब बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी को मिलाकर बोलते बायोटेक्नोलॉजी। अब अगर आप मोटे रूप में समझो तो मोटे रूप में ये है कि बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी का समावेशन, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। मतलब बायोलॉजी के जो बेसिक जो सिद्धांत है, बेसिक जो घटक है, उनको उनमें
टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके उन्होंने एक नई ब्रांच स्टेब्लिश की, उसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब इसी बायोटेक्नोलॉजी को आगे जाकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग भी नाम दिया गया, जो कि आज सबसे ज्यादा स्कोप वाला एरिया है। मतलब अगर अभी आज देखा जाए तो अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा जो रिसर्च है, सबसे ज्यादा इनोवेशन है, वो इसी फील्ड में हो रहा है। बायोलॉजी के दो ही ब्रांच सबसे ज्यादा अभी प्रोग्रेस कर रही है, एक माइक्रोबायोलॉजी और एक बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी की जो ब्रांच है, इस ब्रांच के द्वारा, इसको अब मैं आपको एक बहुत सरल एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। बच्चे क्या होते हैं, समझते ही नहीं कि वास्तव में बायोटेक्नोलॉजी क्या है। जैसे हमें मालूम है कि हमारा ये क्रेनियम है, इस क्रेनियम के अंदर ब्रेन है ना। आपको मालूम है, आपने ब्रेन की स्ट्रक्चर आप लोग वो छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, और आप इस 11th में जाकर हम कंप्लीट इसका डिटेल स्टडी कर लेते हैं। तो हमने ये पता कर लिया कि हमारे ब्रेन है हमारी बॉडी के अंदर, और ब्रेन के कितने पार्ट है, ब्रेन की क्या फंक्शनिंग है, ब्रेन क्या क्या काम करता है हमारी बॉडी में। अब ब्रेन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होती है, मतलब ब्रेन में कोई इंजरी हो गई, ब्रेन में कोई डिजीज हो गई, तो उसको डायग्नोस कैसे करेंगे, उसकी पहचान कैसे करेंगे। ठीक है। तो उसको डायग्नोस और करने के लिए कुछ साइंटिस्ट लोगों ने इंस्ट्रूमेंट बनाए, पर वो इंस्ट्रूमेंट किसको ध्यान में रखकर बनाए, उस आर्गन की फिजियोलॉजी को, उस आर्गन की जो बेसिक प्रिंसिपल है उनको ध्यान में रखकर बनाए। तो टेक्नोलॉजी प्लस बायोलॉजी मिक्स हो गई, तो इसे फिर हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी कहा। तो एक हॉस्पिटल में जब आप इंटर करते हो, तो उस हॉस्पिटल में आपको जो जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज होती है, जितनी भी मशीनें यूज होती है, सीटी स्कैन मशीन, एमआरआई स्कैन मशीन, आपका रेड रेडियो स्कैनिंग मशीन, ठीक है, इसके अलावा आपका अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है, इसके अलावा आपका कोई भी और माइक्रोस्कोपिक लेबोरेटरी टेक्निक, एलिजा टेक्निक, ये जितनी भी टेक्निक है ये सब बायोटेक्नोलॉजी का की देन है। तो बायोटेक्नोलॉजी, मैंने कहा ना, इतना बड़ा एरिया है कि आपका लाइफ एंड हो जाएगी, बट आप उसको स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी में जब ये कार्ल लेरेकी ने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया, तो फिर बायोटेक्नोलॉजी की जो अलग अलग ब्रांचेस स्टेब्लिश की, उन्होंने बताया कि बायोटेक्नोलॉजी के भी अलग अलग फील्ड में एरियाज हैं। तो उन्होंने बताया कि बायोटेक्नोलॉजी की ऐसे तो बहुत सारे फील्ड हैं, बट अपने सिलेबस में उनके 5 मेन ब्रांचेस बायोटेक्नोलॉजी की उप शाखाएं जो कह सकते हो आप लोग, उनकी फील्ड, उनके जो एरिया है, वो 5 हमारे सिलेबस में दे रखे। एक है आपका ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस का एग्रीकल्चर की फील्ड में, मतलब कृषि के क्षेत्र में क्या उपयोग है, उसको स्टडी किया जाता है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में। जैसे आप सभी को मालूम है कि इंडिया जो है एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, भारत कृषि प्रधान देश है। भारत की जो इकोनॉमी है वो कृषि पर आधारित है, जहाँ पर किसान जो है अलग अलग प्रकार की फसलों को उगाते हैं, और जब वो फसलों को उगाते हैं तो दे फेस वेरियस टाइप ऑफ चैलेंजेस, मतलब उनको अनेक अलग प्रकार की चुनौतियां आती है। उनकी फसलों के ऊपर कभी कभी क्या होता है, कीटों का प्रकोप हो जाता है, इंसेक्ट अटैक करते हैं। कभी कभी उन फसलों के ऊपर फंजाई का अटैक हो जाता है। कभी कभी उन फसलों के साथ साथ कुछ ऐसे अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। कभी कभी फसलों को लो टेम्परेचर वाली कंडीशन को टॉलरेट करना पड़ता है। कभी कभी मिनरल की कमी को टॉलरेट करना पड़ता है। कभी कभी
हाई टेम्परेचर की कंडीशन को टॉलरेट करना पड़ता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से किसानों का ये काम बहुत आसान किया। उन्होंने फसली पौधों की जितने भी क्रॉप प्लांट इंडिया में बोए जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द व्हीट मतलब गेहूं से लगाकर जितने भी अनाज है, खाद्यान्न अनाज, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, उसके बाद जितने भी पल्स प्रोड्यूसिंग प्लांट है जैसे अरहर है, मूंग है, सोयाबीन है, ठीक है ना, उसी प्रकार से जितने भी तेल प्रदान करने वाले पौधे जैसे सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, इन प्लांट के अंदर क्या क्या बीमारियां होती है, क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स होती है ड्यूरिंग देयर प्रोडक्शन इन द फील्ड, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनको सुधारने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने उनकी नई नई इम्प्रूव्ड वेराइटी, नई नई उन्नत किस्में बायोटेक्नोलॉजी की मदद से तैयार की। और जब ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ये उन्होंने उन्नत किस्में तैयार की और जब उन उन्नत किस्मों को किसानों को अवेलेबल करवाया गया और जब किसानों ने उन उन्नत किस्मों को बोया तो भारत में जो फसलों का बम्पर प्रोडक्शन हुआ। और आज हम देखते हैं किसानों की जो आर्थिक स्थिति में जो सुधार आया है, वो सुधार कई बहुत हद तक बायोटेक्नोलॉजी की देन है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली पूसा में गेहूं के ऊपर एक्सटेंसिव रिसर्च की और गेहूं की नई नई वेराइटी अवेलेबल करवाई किसानों को बना के, जिससे भारत में आज आप देखते हो कि वर्ल्ड में लगभग हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के मामले में इंडिपेंडेंट है। हमें किसी चीज की कभी किसी एक आध एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो भारत को किसी चीज को विदेशों से मंगवाना नहीं पड़ता है। हम लोग एक्सपोर्टर हैं, हमारे यहाँ इंपोर्ट नहीं होता है, इंपोर्ट नहीं होता फसलों का। तो इसका प्रमुख कारण है बायोटेक्नोलॉजी। सेकंड है आपकी रेड बायोटेक्नोलॉजी। रेड बायोटेक्नोलॉजी जो है वो मेडिकल साइंस से रिलेटेड है, चिकित्सा विज्ञान से रिलेटेड है। आज हम देख रहे हैं कि इंसानों के अंदर, मनुष्य के अंदर कितने प्रकार की नई नई बीमारियां आ रही है। उन बीमारियों की पहचान करना, उन बीमारियों के वैक्सीन तैयार करना, उन बीमारियों के लिए प्रॉपर मेडिसिन तैयार करना, उन बीमारियों के लिए प्रॉपर एंटीबायोटिक्स तैयार करना, ये सब काम किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। तो बायोटेक्नोलॉजी जो रेड बायोटेक्नोलॉजी है वो 3 इसमें लेवल में काम करती है। एक तो करती है रोग का नियंत्रण, डिजीज प्रिवेंशन, जिसको हम लोग बोलते हैं रोग नियंत्रण, इसके लिए वैक्सीन तैयार की है। फिर रोग की उपचार मतलब उसका रोग की पहचान, डिजीज डायग्नोसिस, उसमें अलग अलग टेक्निक्स खोजी। और फिर तीसरा है डिजीज का ट्रीटमेंट मतलब बीमारी का उपचार। ये हम लोग अलग से पढ़ेंगे जब हम लोग इसके बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और वो हमारे कोर्स में 2 ही क्षेत्र में दे रखी है, एग्रीकल्चर की फील्ड में और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। वहां मैं आपको और डिटेल से इसको समझाऊंगा। तो अभी तो केवल आप इतना याद रखो कि रेड बायोटेक्नोलॉजी किस क्षेत्र में है। तो रेड बायोटेक्नोलॉजी है मेडिकल साइंस या चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। फिर तीसरा है आपका व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं हम लोग श्वेत जैव प्रौद्योगिकी। श्वेत जैव प्रौद्योगिकी या व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी है वो जितनी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, औद्योगिक प्रक्रिया है जहां पर बायोटेक्नोलॉजी या लिविंग ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स की मदद से अलग अलग टाइप के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, फूड आइटम है, मेडिसिन है, बीवरेज है, जो भी हमारे लिए माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं, जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, उन सबको की स्टडी हम लोग व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इस व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी में आपकी डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, बेकरी इंडस्ट्रीज, लेदर इंडस्ट्रीज, लिकर इंडस्ट्रीज, एंजाइम इंडस्ट्रीज, है ना, इसके अलावा ड्रग इंडस्ट्रीज, ये सब इसी में
आ जाएंगे। तो ये आपका कहलाएगा व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी। फिर चौथा है आपका ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, नीली जैव प्रौद्योगिकी। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी कंसर्न विद द एक्वाकल्चर। आप सभी को मालूम है कि हमारा जो अर्थ है उस अर्थ का बहुत बड़ा भूभाग वाटर से कवर है, मतलब पानी, नदियां, तालाब, झीलों, समुद्र के रूप में हमारे आसपास पानी ही पानी है। उस पानी में बहुत बड़ा वेल्थ है, बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ी संपदा है। उस संपदा को, उस धन को हम लोग अपने बेटरमेंट के लिए कैसे उपयोग में ला सकते हैं, उससे हम लोग कैसे एम्प्लॉयमेंट के साधन क्रिएट कर सकते हैं, बोला हम कैसे उससे एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इन सब की स्टडी ब्लू बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसमें फिश कल्चर, प्रॉन कल्चर, फ्रॉग कल्चर, पर्ल कल्चर, ऐसी टेक्नोलॉजी की स्टडी की जाती है कि कैसे हम लोग बेहतर तरीके से पीसी कल्चर कर सकते, मत्स्य संवर्धन कर सकते, कैसे हम लोग प्रॉन कल्चर कर सकते, कैसे हम फ्रॉग कल्चर कर सकते, कैसे हम पर्ल कल्चर कर सकते, कैसे हम पोली कल्चर कर सकते। ये सब स्टडी ब्लू बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। फिर उसके बाद लास्ट है, और वो है एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, जो भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही तैयार किया ड्यूरिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मानव जीनोम परियोजना के अंतर्गत इसे बनाया गया। इसमें बायोलॉजी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जोड़कर एक नई ब्रांच बनाई गई, जिस ब्रांच को हम लोग बायो इंफॉर्मेटिक्स या जैव सूचनिकी कहते हैं। इसमें क्या काम करते हैं, बायोलॉजी के द्वारा इंसान के जो अलग अलग इंसान और अलग अलग पेड़ पौधे, अलग अलग प्लांट की जो स्पीसीज है, उनके जो डाटा है, उनके जो जीन्स है, उनका जो डीएनए है, उस डीएनए की का जो डाटा है, वो डाटा को पूरे वर्ल्ड वाइड शेयर करके और उनमें कैसे बेहतर से बेहतर नए नए उनको इनोवेशन करके उनमें नई नई खोजें की जा सकती है, इसकी ब्रांच को हम लोग कहते हैं बायो इंफॉर्मेटिक्स या जैव सूचनिकी। इट इज ए इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। यह एक अंतर विषयक शाखा है जिसमें हम लोग बायोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों का समावेश करके ये नई ब्रांच बनाई गई, जिसको हम लोग बायो इंफॉर्मेटिक्स कहते हैं। तो ये आपकी 5 बायोटेक्नोलॉजी की मेन ब्रांचेस थी। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी है, जैसे मैंने आपको कहा, बायोटेक्नोलॉजी को ही हम लोगों ने और 2 भागों में बांटा, केमिकल इंजीनियरिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसको भी एक अलग तरीके से उन्होंने डिवाइड किया है। बट आप तो ये 5 ब्रांचेस आप लोग याद करना, क्योंकि ये परीक्षा में प्रश्न आता है। अब इसका मैं प्रश्न समझा देता हूँ। ऐसा प्रश्न आएगा, जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसकी प्रमुख शाखाएं लिखिए। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, राइट्स इंपॉर्टेंट ब्रांचेस। तो आपको बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन लिखना है, उस साइंटिस्ट का नाम लिखना है जिसने बायोटेक्नोलॉजी शब्द दिया, कार्ल एरेकी, इन द ईयर 1919 में। फिर आपको लिखना है कि बायोटेक्नोलॉजी की 5 मुख्य शाखाएं हैं, 5 मेन ब्रांचेस हैं। उनमें नंबर 1 है आपकी ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, हरी जैव प्रौद्योगिकी। दूसरा है आपकी रेड बायोटेक्नोलॉजी। तीसरा है आपकी व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी। चौथा है आपकी ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। और 5वीं है आपकी बायो इंफॉर्मेटिक्स। ये बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपका एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था आज। अब इसके बायोटेक्नोलॉजी में कैसे काम करते हैं, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इसके टूल्स है, क्या इसकी टेक्निक्स है, और इसमें और कौन कौन सी टेक्निक्स आज इंक्लूडेड हो चुकी है, कौन कौन सी टेक्निक का उपयोग इसमें किया जा रहा है, उन सब को हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसी में हम लोग आगे जाकर आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पीसीआर, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सारी टेक्निक आप लोगों को समझाई जाएगी। तो इसके लिए आप लोग लगातार ये जो कंटिन्यूअस वीडियो आप लगातार देखते रहे और कंटिन्यूअसली इसको वॉच करें, ताकि आपको एकदम बिल्कुल सीरीज में समझ में आएगा। ओके,
ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।